सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो सब लोग। जनरल साइंस को आगे बढ़ाते हुए कल हमने टॉपिक किया था ह्यूमन बॉडी सिस्टम, मानव शरीर तंत्र। उसमें मैंने कल आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसमें मैंने 8 टॉपिक बताए थे। उसमें हमने पहला टॉपिक कल स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने पढ़ लिया था, उसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, एक जीभ पढ़ा था और एक टीथ या दांत पढ़ा था। उसमें वयस्क में कितने दांत होते हैं और बच्चों में कितने दांत होते हैं, जीभ हमारे शरीर को या मुंह में किस प्रकार हमको स्वाद देती है, वो सब हमने कल पढ़ लिया था। उसमें जीभ में एक टॉपिक पॉइंट बच गया था, लिखा हुआ होता है कि हमारी जीभ होती है वो हमारे शरीर में किस प्रकार कनेक्ट होती है। जो ये हमारी जीभ होती है ये हमारे शरीर का जो अंदर का गला का भाग होता है उसमें ये उसे कनेक्ट होती है। तो इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं फेरेनेलम पार्ट बोलते हैं। जो हमारी जीभ गले से कनेक्ट होती है इस भाग को क्या बोलते हैं? फेरेनेलम बोलते हैं। उसके बाद आती है कि सर जीभ की लंबाई कितनी होती है। जीभ में 2 बिंदु बच गए थे, उसको अपन लिख लेते हैं कि जो जीभ हमारे गले से कनेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? फेरेनेलम बोलते हैं। और उसके बाद में जीभ की लंबाई होती है वो होती है 3 इंच होती है। जीभ की लंबाई 3 इंच होती है। और जो ये जीभ हमारे गले से कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं फेरेनेलम बोलते हैं। और 3 इंच होती है, यहाँ ये होती है 8.5 सेंटीमीटर। ये हमारे जीभ में एक कल टॉपिक बच गया था। जीभ हमारे गले के साथ कनेक्ट रहती है उसको बोलते हैं फेरेनेलम। जीभ की लंबाई होती है 3 इंच या 8.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप सभी लोग लिख लोगे। उसके बाद में आता है कि जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया या कवक अंदर प्रवेश करता है उसका क्या कार्य रहता है। एक बिंदु इसमें और लिख लेते हैं, बैक्टीरिया और कवक। बैक्टीरिया और कवक ये हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करते हैं। तो इनका मुख्य कार्य रहता है भोजन को जल्दी पचाते हैं। ये भोजन को जल्दी पचा देते हैं। तो सर इसको पचाने के लिए उत्तरदायी क्या रहता है? इसको पचाने के लिए एक एंजाइम उत्तरदायी रहता है। बैक्टीरिया और कवक हमारे जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये भोजन को जल्दी पचा देते हैं। इसका एक उत्तरदायी कारक रहता है, उसको बोलते हैं एंजाइम। उसको एंजाइम बोलते हैं। उस एंजाइम का नाम होता है लाइसिस। क्या होता है? लाइसिस। उस एंजाइम का नाम होता है लाइसिस एंजाइम। जब छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, कल मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी की सिस्टम हमारे 8 पार्ट बंटे होते हैं। उसमें हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया। इसका सब टॉपिक था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। उसमें मैंने कल आपको पढ़ा दिया था कि जीभ और दांत हमारे शरीर को किस प्रकार कार्य करती है। इसमें मैंने एक टॉपिक बता दिया कि जीभ हमारे शरीर से किस प्रकार कनेक्ट रहती है। उसके बाद में ये पढ़ा है कि बैक्टीरिया और कवक हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। तो बैक्टीरिया और कवक हमारे शरीर को भोजन में जल्दी पचा देते हैं। इसका एक एंजाइम उत्तरदायी रहता है, उस एंजाइम को बोलते हैं लाइसिस। तो लाइसिस का अर्थ होता है तोड़ना या टुकड़ा करना। तो ये एंजाइम हो गया, लाइसिस एंजाइम रहता है। लाइसिस एंजाइम का कार्य रहता है भोजन को जल्दी पचा देते हैं बैक्टीरिया और कवक। उसके बाद में कल मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने एक बताया था आहार नाल बताया था और एक बताया था पाचन ग्रंथि। एक बताया था आहार नाल, एक पाचन ग्रंथि। आहार नाल में क्या बताया था? जैसे कि मुख के बाद में मुख गुहा होता है, उसके बाद में ग्रास नली होता है, अमाशय होता है और आंत्र होता है। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचन ग्रंथियाँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाचन ग्रंथियाँ, पाचन ग्लैंड। पाचन ग्लैंड में हम आगे की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे तो इसको एक बार पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे लार ग्रंथि। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे लार ग्रंथि। उसके बाद में इसमें पढ़ेंगे लीवर या यकृत। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे लार ग्रंथि। मैंने कल आपको बताया कि पाचन ग्लैंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें एक होता है आहार नाल, दूसरा होता है पाचन ग्लैंड। पाचन ग्लैंड में अपन पढ़ेंगे लार ग्रंथि, दूसरा पढ़ेंगे अपन लीवर और तीसरा पढ़ेंगे अग्नाशय। तीसरा पढ़ेंगे अग्नाशय
और चौथा पढ़ेंगे जठर ग्रंथि। ये सारे किसके टॉपिक है? तो ये सर पाचन तंत्र, दो प्रकार बताया था, आहारनार, आलार, मुख गुहा, इस प्रकार का सिस्टम होता है। उसके बाद बताया था पाचन ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचन ग्रंथि। इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं? एक आता है लार ग्रंथि, दूसरा आता है लीवर, अग्नाशय और जठर ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर होती है? तो सर मुख में होती है। जठर यकृत हमारे शरीर का एक पार्ट होता है। अग्नाशय और जठर ग्रंथि, इनको अपन अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा लार ग्रंथि। क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि। अब जैसे आप लार ग्रंथि सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर ये शरीर में कहाँ पर स्थित होती है लार ग्रंथि? शरीर में ये लार ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पहला हमारा आता है लार ग्रंथि। जैसे आप नाम सुनते हो तो लार ग्रंथि, दिमाग आता है कि ये शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? तो ये लार ग्रंथि हमारे मुख में स्थित होती है। मुख में स्थित। यह 3 जोड़ी के रूप में उपस्थित होती है। 3 जोड़ी के रूप में उपस्थित। 3 जोड़ी के रूप में उपस्थित। देखो इसकी जो पहली जोड़ी होती है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। सबलिंगुअल होती है जो हमारे जीभ के नीचे होती है। जीभ के नीचे ये जो लार ग्रंथि होती है ये 3 जोड़ी के रूप में बनी होती है। एक होती है सबलिंगुअल जो हमारे जीभ के नीचे होती है। उसके बाद में आती है सब मैंडिडेशन या सब मैंडिबुलर जो जबड़े के नीचे होती है। दूसरी होती है सब मैंडिबुलर जो जबड़े के नीचे होती है। जबड़े के नीचे ये लार ग्रंथि 3 जोड़ी के रूप में उपस्थित होती है। एक होती है सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे होती है। दूसरी होती है सब मैंडिबुलर जो जबड़े के नीचे होती है। और उसके बाद में तीसरी जोड़ी आती है उसको बोलते हैं पेरोडिड ग्लैंड जो कान के पास होती है। पेरिटोड ग्लैंड जो कान के पास होती है। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे कि लार ग्रंथि कहाँ पर होती है? मुख में स्थित होती है। ये कितने जोड़ी के रूप में उपस्थित होती है? तो ये 3 जोड़ी के रूप में उपस्थित होती है। सबसे पहले आता है कि सब लिंगुअल कहाँ पर उपस्थित होती है? तो ये जीभ के नीचे होती है। उसके बाद आता है सब मैंडिबुलर ये जबड़े के नीचे होती है। उसके बाद आता है पेरिटोड ग्लैंड जो पेरिटोड ग्रंथि वो कान के पास स्थित होती है। ये किसका पार्ट है? तो सर ये पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मैंने क्या बताया? पाचन ग्रंथियाँ होती है। उसमें पहला आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ये हमारे मुख में स्थित होती है। ये 3 जोड़ी के रूप में उपस्थित होती है। ये 3 जोड़ी कौन कौन सी? सब लिंगुअल जीभ के नीचे, सब मैंडिबुलर जबड़े के नीचे और पेरिटोड ग्लैंड कान के पास स्थित होती है। सभी लोग लिख लोगे, यदि नहीं लिख रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। उसके बाद हमारा बिंदु आता है कि सर जो लार का स्त्राव होता है या सेलिवल जो लार का स्त्राव होता है ये मनुष्य एक दिन में कितना लार का स्त्राव करता है? यहाँ जो सेलिवा होता है वो एक सामान्य व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कितनी बार करता है? सेलिवा या लार का स्त्राव। सेलिवा लार का स्त्राव जो स्वस्थ व्यक्ति होता है या एक सामान्य व्यक्ति होता है वो डेली का लाव का स्त्राव करता है। वो करता है 1.5 लीटर। लाव का स्त्राव 1.5 लीटर प्रति डे, यानी एक दिन का वो लार का स्त्राव कितना करता है? 1.5 लीटर प्रति दिन का लार का स्त्राव करता है। यहाँ सेलिवा का स्त्राव करता है। उसके बाद में आता है सर लार का पीएच कितना होता है या हमारे मुख का पीएच कितना होता है? लार का पीएच या मुख का पीएच? लार का पीएच, लार का पीएच या मुख का पीएच? देखो दोनों का
जो pH होता है वो सेम होता है, वो कितना होता है 6.5 से 6.8 तक होता है। इसका pH कितना होता है 6.5 से लेकर 6.8 इसका pH होता है। ये क्या होता है हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है। ये जो pH लिया गया ये NCERT की बुक से लिया गया है। तो आपको याद रखना कि लार का pH कितना होता है या मूग का pH कितना होता है, तो सर होता है 6.5 से लेकर 6.8 तक होता है। ये हल्का अम्लीय होता है। जैसे कि देखो ये एक pH लाइन होती है, यहाँ जो 7 होता है मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं उदासीन। जैसे जैसे ये संख्या 7 से 0 की तरफ जाती है तब ये क्या हो जाता है अम्लीय होता है। यदि किसी को ये pH लाइन के बारे में पता नहीं है तो आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले बीच में एक बिंदु होता है, उसको 7 अंक बोलते हैं, ये होता है उदासीन। जैसे उदासीन से किधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, तब उस पदार्थ में अम्लीयता का गुण अधिक पाया जाता है। जैसे यहाँ 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि उसका pH 1 है तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगा अम्लीय होगा। यदि उसका pH 6 है तो वो कम अम्लीय होगा। उसके बाद जैसे जैसे अपन 7 से 14 की तरफ जाते हैं, इसमें कुल pH कितना होता है 0 से लेकर 14 तक। जैसे ही 7 से 14 की ओर जाएंगे तब इसमें क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। और जैसे ही अपन 7 से 0 की तरफ आते हैं, धीरे धीरे इधर लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं, तब इसमें अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। कोई भी पदार्थ होगा या कोई भी अणु या परमाणु होता है, उसमें जब उदासीन से 0 की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाते हैं, तब उसमें अम्लीयता का गुण बढ़ता है। और 7 से जब धीरे धीरे 14 की तरफ जाता है उसमें क्षारीयता का गुण बढ़ता है। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, तो ये हल्का अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा हल्का अम्लीय। लार का जो pH होता है वो 6.5 से 6.8 तक होता है और ये हल्का pH हो जाएगा। उसके बाद में सर हमें ये बताया कि लार में क्या उपस्थित रहता है। तो लार में 99% क्या होता है जल होता है। 99% क्या होता है जल होता है। लार में 99% क्या होता है जल होता है। उसके बाद में इसमें जो 1% होता है वो होता है एंजाइम। 1% क्या होता है एंजाइम होता है। अब जैसे ही नाम सुना एंजाइम, तो ये एंजाइम क्या होते हैं ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। कोई भी टॉपिक यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और यदि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे को लगा कि नया वर्ड है तो मैं उसको आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद जैसे देखो लार में 99% जल होता है, 1% एंजाइम होता है। उसके बाद में यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है। ये क्वेश्चन पिछली बार रेलवे में पूछा गया था कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि किसे बोलते हैं, तो उसका नाम होता है पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। अब देखो क्या क्या पढ़ा, तो लार और मुख का pH कितना होता है, तो 6.5 से 6.8, तो ये हल्का अम्लीय होता है। लार में उपस्थित क्या होता है, तो सर 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर सबसे बड़ी लार ग्रंथि हमारे शरीर में कौन सी होती है, तो होती है पैरोटिड होती है। कौन सी होती है पैरोटिड। उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी लार ग्रंथि होती है उसमें कितने एंजाइम होते हैं। मुख्यतः इसमें 2 एंजाइम होते हैं, लेकिन अपन 3 पढ़ते हैं। मुख्यतः इसमें 2 एंजाइम होते हैं। यहाँ एंजाइम से क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेलेवरी ग्लैंड में स्रावित एंजाइम कौन से हैं। देखो सेलेवरी ग्लैंड से स्रावित एंजाइम, इसमें मुख्यतः 2 एंजाइम होते हैं, लेकिन कुछ किताबों में 3 लिखे होते हैं। सेलेवरी ग्लैंड, यहाँ लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से 3 एंजाइम का स्रावित होता है। सबसे पहला एंजाइम आता है टाइलिन। क्या आता है टाइलिन। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखते जाओगे और साथ में बोलते जाओ। इसको बोलते हैं अल्फा एमाइलेज। इसका अन्य नाम क्या है अल्फा एमाइलेज। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अल्फा एमाइलेज किसके बोलते हैं, तो टाइलिन बोलते हैं। यहाँ टाइलिन का अन्य नाम क्या होता है अल्फा एमाइलेज। ये किसका पाचन करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, ये स्टार्च का पाचन करता है। अब देखो ये किस प्रकार से करता है, जब आपको ये स्टार्च होता है
ये स्टार्च को किस में परिवर्तित कर देता है, ये माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, या माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो इसके लिए कौन सा उत्तरदायी एंजाइम होता है, तो ये उत्तरदायी होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम टाइलिन उत्तरदायी रहता है, टाइलिन एंजाइम। देखो माल्टोज शर्करा सबसे मीठी शर्करा होती है। देखो साथ साथ में दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। सबसे मीठी शर्करा किसकी होती है, मैंने बताया था जब कार्बोहाइड्रेट बड़ा मधु की होती है, यहाँ शहद की होती है। देखो पहला एंजाइम टाइलिन, टाइलिन का अन्य नाम क्या है, अल्फा एमाइलेज। ये क्या कार्य करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है। किस प्रकार से करता है, जैसे हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन करता है, टाइलिन की एंजाइम उपस्थित से ये किस में परिवर्तित हो जाता है, माल्टोज शर्करा में, जो सबसे मीठी शर्करा होती है। उसके बाद अपन जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो में मिठास या उसमें मीठापन आता है, वो किस कारण आता है, तो सर टाइलिन एंजाइम के कारण आता है। ये टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हर बार पूछा गया कि टाइलिन एंजाइम का क्या कार्य रहता है, तो स्टार्च को किस में परिवर्तित करता है, माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में किसकी वजह से, टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में। और ये किसका पाचन करता है, तो सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसका दूसरा नाम क्या है, अल्फा एमाइलेज। समझ आया सभी को, यहाँ तक लिख लो। उसके बाद में दूसरा एंजाइम आता है लाइसोजाइम। नाम से लग रहा है, मैंने अभी बताया लाइसो, लाइसो का अर्थ होता है तोड़ना या किसी को विखंडन करता है, लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम आता है लाइसोजाइम। हमारा दूसरा एंजाइम आता है लार ग्रंथि में, लाइसोजाइम। दूसरा आता है लाइसोजाइम। जहाँ भी आपको वर्ड दिख जाए लाइसो, तो उसका अर्थ होता है तोड़ना। मेरी पहली क्लास या दूसरी क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखाए थे। तब मैंने आपको बताया था कि साइंस को यदि मैं जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको साइंस साधारण भाषा में समझ में आ जाएगी। कैसे, तो मैंने यहाँ लिखा है लाइसोजाइम। तो आपको दिमाग में जैसे ही नाम लाइसो सुना तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि लाइसो का तो होता है तोड़ना। और उसके बाद में किसको तोड़ेगा, तो ये एंजाइम की सहायता से तोड़ेगा। अब देखो यहाँ पर लाइसोजाइम क्या कार्य करता है, तो लाइसोजाइम का कार्य होता है भोजन के साथ जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। भोजन के साथ जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये कौन से एंजाइम का कार्य रहता है, तो ये एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ये किस में उपस्थित होता है, तो शरीर लार में उपस्थित होता है। पहला टाइलिन पढ़ लिया, उसके बाद लाइसोजाइम। ये भोजन के साथ बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अपन आंखों से आंसू बहाते हैं, तब हमारी कुछ समय के बाद या कुछ मिनटों के बाद हमारी आंखें क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। तो इसका कारण होता है आंखों में एक ग्लैंड पाई जाती है, उसको बोलते हैं लेकोमल ग्लैंड। लेकोमल ग्लैंड, लेकोमल ग्लैंड। इसका क्या कार्य रहता है, आंखों को साफ करना, आंखों को साफ करना। ये लेकोमल ग्लैंड इस एंजाइम की सहायता से, लेकोमल ग्लैंड होती है, आंखों को साफ करता है। आंखों में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हटा देते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे, बैक्टीरिया को हटाना किस कारण होता है, तो सर ये लेकोमल ग्रंथि होती है जो लाइसो एंजाइम की सहायता से आंखों को साफ कर देती है। आंखों में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको वो हटा देती है। ये किस कारण होती है, लेकोमल ग्लैंड के कारण होती है और लाइसो एंजाइम की उपस्थिति के कारण होती है। जब आंखों के आंसुओं के साथ जब लाइसो एंजाइम निकलता है तो ये लेकोमल ग्रंथि आंखों को क्या कर देती है, साफ कर देती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लाइसोजाइम का क्या अर्थ होता है, भोजन के साथ बैक्टीरिया को नष्ट करता है, और लेकोमल ग्लैंड होती है आंखों को साफ करती है और बैक्टीरिया को हटा देती है। उसके बाद में आता है तीसरा एंजाइम, आता है डायस्टेज एंजाइम। तीसरा आता है डायस्टेज एंजाइम। ये तो मैंने बताया मुख्यतः दो होते हैं, एक तीसरा किसी किताब में लिखा होता है तो हमने लिखा दिया। आपको दिमाग बनाना चाहिए कि लार ग्रंथि में कितने एंजाइम होता है, तो सर टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसका अन्य नाम क्या था, अल्फा एमाइलेज। उसके बाद में आता है दूसरा लाइसोजाइम। भी क्या करता है, भोजन के साथ जितने भी बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट कर देता है। किस कारण, किस एंजाइम की उपस्थिति होता है, तो सर लाइसो एंजाइम। हमारे आंखों के अंदर जो कुछ बैक्टीरिया होती है आंखों को साफ करने का कार्य कौन करता है, तो सर लोकोमल ग्लैंड करती है। किसकी उपस्थिति है, लाइसोजाइम। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ में बोलते जाओगे और साथ में ही लिखते जाओगे। उसके बाद में मैंने पढ़ाया था कि देखो सबसे पहले पढ़ा है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि यहाँ तक हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ तक
लार ग्रंथि में इससे बाहर कुछ भी नहीं। उसके बाद में मैंने बताया था कि जो पाचन ग्रंथियाँ होती है उसमें दूसरा पॉइंट हमारा आता है लीवर या यकृत। वेरी इंपॉर्टेंट, लीवर या यकृत। देखो कौन सा आता है, लीवर या यकृत। लीवर या यकृत। अब जैसे ही दिमाग में आता है, जैसे मैंने बताया था कि दूध को क्या बोलते हैं, लेक्ट, तो इसको इसी तरह इसी उसकी भाषा में बोलते हैं इसको हीपेट। इसका नाम क्या हो गया, हीपेट। इसका इंटरनेशनल वर्ड क्या है, हीपेट। जैसे आपके दिमाग में या कहीं भी आप पढ़ो तो जैसे आपको नाम हीपेट दिखे तो हीपेट किसका नाम होता है, तो ये यकृत का नाम होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं लॉजी। तो जैसे मैं बताऊं कि यकृत के अध्ययन करने वाले साइंस को क्या बोलेंगे, तो हीपेटोलॉजी बोलेंगे। क्वेश्चन पिछली बार पटवार में पूछा गया था कि यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हीपेटोलॉजी। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, हीपेटोलॉजी मतलब होता है यकृत का अध्ययन करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे से लिख रहा हूँ, वैसे आप साथ साथ में लिखते जाओ। यकृत का अध्ययन हीपेटोलॉजी, और हीपेट को क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। उसके बाद में सर इसकी आकृति क्या होती है या किस प्रकार की आकृति होती है, इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय। इसकी त्रिकोणीय आकृति होती है। जो जो बिंदु एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे वो मैं आपको इम्पोर्टेंट लिखाता जाऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो भी उसके साथ साथ में आप लिखते जाओगे। उसके बाद आती है ये हमारे शरीर में किस साइड होता है, तो ये हमारे शरीर में राइट साइड में होता है। कल मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में बताया था, तब मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया था कि ये राइट साइड में होती है। इसकी उपस्थिति किस साइड में होती है, राइट साइड में होती है। तो सर इसका वजन कितना होता है, इसका भार कितना होता है, तो ये 1.5 kg का होता है, 1.5 kg। इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बताए, इसकी आकृति त्रिकोण आकृति। एक शरीर किस भाग में होता है, तो ये राइट साइड में होता है, और इसका भार कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, हीपेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, हीपेटोलॉजी। ये हमारे शरीर में 2 पसलियों से मिलकर बना होता है। इसमें 2 पसलियों से मिलकर बना होता है। उसके बाद मैं जो ये पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 1 लाइनर क्वेश्चन बनेगा। इससे 1 लाइनर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत या लीवर। ठीक है, देखो इसमें यकृत लीवर में क्या क्या याद रखना है। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीपेटोलॉजी। इसका इंटरनेशनल वर्ड होता है हीपेट। उसके बाद इसकी आकृति त्रिकोणीय आकृति होती है। ये किस साइड में होता है, राइट साइड में। इसका भार कितना होता है, तो सर इसका भार होता है 1.5 kg। ये 2 पसलियों से मिलकर बना होता है। यकृत हमारे शरीर में 2 पसलियों से मिलकर बना होता है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं यकृत ग्रंथि। क्या बोलते हैं, यकृत ग्रंथि। उसके बाद आता है कि सर इसकी इकाई क्या होती है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। इसकी संरचनात्मक, फंक्शनल या एक्टिविटी, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होगी हेपेटिक सेल। नाम से मैंने आपको बताया था, हेपेटिक सेल। अब देखो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसकी, तो यकृत की या लीवर की। इसको बोलते हैं हेपेटिक सेल। मैंने आपको बताया यदि आपको इसके इंटरनेशनल वर्ड याद होंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो हीपेट का अर्थ मैंने क्या बताया, हीपेट का अर्थ होता है यकृत। इसकी जो इकाई होगी वो भी हीपेटिक सेल होगी। क्या होगी, हीपेटिक सेल। किसकी इकाई होती है, हीपेटिक सेल लीवर की इकाई होती है। किसकी होती है, लीवर की। और इसको अध्ययन को क्या बोलेंगे, हीपेटोलॉजी। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम, इसलिए मैं इसको बार बार आपको पॉक्स दे रहा हूँ कि इसको क्वेश्चन कैसे याद रखें। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। अब देखो पहले इसका नाम क्या आ रहा है, तो हीपेट। हीपेट का अर्थ होता है यकृत। तो इसमें किसका अध्ययन किया गया, तो हीपेटोलॉजी का अध्ययन किया जाएगा, यहाँ यकृत का अध्ययन किया जाएगा। इसका इकाई क्या होती है,
तो सर इसकी इकाई होती है हेपेटिक सेल। क्या होती है? हेपेटिक सेल इसकी इकाई होती है। उसके बाद में यहाँ पर आता है कि इसमें विशेष प्रकार की सेल होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की सेल होती है। इसका अगला क्वेश्चन आता है विशेष प्रकार की सेल या कोशिका। विशेष प्रकार की सेल इसके अंदर उपस्थित होती है, उसको बोलते हैं कूपर सेल। उसको क्या बोलते हैं? कूपर सेल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कूपर सेल किस में उपस्थित होती है? तो ये यकृत में उपस्थित होती है। किस में उपस्थित होती है? ये यकृत में उपस्थित होती है। कूपर सेल किस में उपस्थित होती है? यकृत में उपस्थित होती है। उसके बाद में ये लीवर के अध्ययन को क्या बोल देंगे? हिपेटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिपेटोलॉजी। उसके बाद में अपन कूपर सेल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। कूपर सेल में किसका निर्माण होता है? तो सर कूपर सेल में निर्माण होता है पित्तरस का निर्माण होता है। कूपर सेल में पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण। देखो कभी कभी हर बिंदु से क्वेश्चन आए जरूरी नहीं, लेकिन अपने को बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि विशेष प्रकार की एक सेल होती है कूपर सेल, वो कहाँ पर उपस्थित होती है? तो आपको याद रखना है सर ये यकृत या लीवर में उपस्थित होती है। तो इसमें किसका निर्माण होता है? तो सर इसमें पित्तरस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्तरस का। देखो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन याद रखने का या कोई भी बिंदु याद रखने का तरीका क्या होता है? उसको बार बार आप पढ़ते जाओ, उसको मनन करते जाओ। यदि आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनके साथ साथ आप बोलते जाओ, उनके साथ पढ़ते जाओ, उनके साथ लिखते जाओ। जैसे मैं लिखा रहा हूँ विशेष प्रकार की सेल तो कूपर सेल, इसमें किसका निर्माण होता है? तो सर पित्तरस का निर्माण होता है। उसके बाद में मैंने बताया हिपेट का अर्थ होता है यकृत। यहाँ तक अपने यकृत के बारे में पढ़ा। उसके बाद में पित्तरस के बारे में मैं 3 बिंदु आपको इंपॉर्टेंट लिखा लेता हूँ कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस। कभी कभी अपने को इंग्लिश में वर्ड भी याद होने चाहिए। कभी कभी हिंदी में टर्मिनोलॉजी करते हैं उसमें गलत हो सकती है। जैसे कि आजकल आईएएस का पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हाल ही में आईएएस का एग्जाम हुआ था, उसमें हिंदी और इंग्लिश के जो उनका रूपांतरण किया गया था वो अलग ही कुछ लग रहा था। अपने को हिंदी और इंग्लिश के दोनों वर्ड याद होने चाहिए। तो पित्तरस को बोलते हैं बाइल जूस। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो सर कूपर सेल में होता है। उसके बाद में कूपर सेल या जो बाइल जूस होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट मैं बिंदु लिखा लेता हूँ कि इसका संग्रहण कहाँ होता है, इसका संश्लेषण कहाँ होता है, इस संश्लेषण होने के बाद इसका अगला रूप क्या होता है। तो ये मैं आपको 3 बिंदु इसके लिखा लेता हूँ। मैंने आपको साइंस पढ़ने का एक ही अच्छा तरीका बताया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आप अपनी जो डेस्क होती है उसके सामने लिखो, उसको सुबह शाम डेली पढ़ते जाओ। उसके बाद आता है कि बाइल जूस का संश्लेषण कहाँ होता है। बाइल जूस का संश्लेषण या सिंथेसिस, संश्लेषण। उसके बाद में आता है कि बाइल जूस का संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका संश्लेषण होता है लीवर में। इसका संश्लेषण होता है लीवर में। उसके बाद में आता है कि बाइल जूस का संग्रहण कहाँ होता है। बाइल जूस का संग्रहण या स्टोरेज। बाइल जूस का संग्रहण। बाइल जूस का संग्रहण ये होता है पित्ताशय में। उसके बाद आता है बाइल जूस का स्त्रावण। ये भी होता है पित्ताशय में या गोल ब्लेंडर में होता है पित्ताशय। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपनों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपको सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लग रहा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला आपको वीडियो मिल सके। जैसे कि देखो मेरे साथ आप पढ़ने का आनंद लीजिए। जैसे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सारे बिंदु टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगते हैं वो भी आपको लिखा रहा हूँ। किस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में नोट करता जाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाए। तो देखो बाइल जूस का संश्लेषण कहलाता है, या बाइल जूस का संश्लेषण अपने शरीर में कहाँ पर होता है। तो सर लीवर में होता है। पहला बिंदु क्लियर हो गया। उसके बाद बाइल जूस का संग्रहण कहाँ होता है या स्टोरेज कहाँ होता है। तो सर पित्ताशय में होता है। उसके बाद में बाइल जूस का स्त्रावण कहाँ होता है। तो ये पित्ताशय में होता है। ये बाइल जूस के बारे में 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, रेलवे में या ग्रुप डी में किसी भी कुछ पूछा जा सकता है कि बाइल जूस का संग्रहण कहाँ होता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना कि पित्ताशय में होता है। अब लीवर का काम क्या होता है। लीवर का एक छोटा सा कार्य होता है कि ये जो हमारे शरीर में जो पित्तरस होता है, पित्तरस को स्टोरेज करके उसके बाद छोटी आंत में सेक्रेट करता है। पित्तरस का
पितरस को स्टोर करके छोटी आंत में सेक्रेट कर देता है, भेज देता है, सेक्रेट कर देता है। ये कौन कर देता है? ये कर देता है लीवर। लीवर क्या करता है? पितरस को स्टोरेज करता है और उसको छोटी आंत में सेक्रेट कर देता है। देखो इसमें भी क्वेश्चन पूछा बन सकता है कि पितरस को कौन छोटी आंत में भेजता है, तो ये लीवर भेजता है। कौन भेजता है? लीवर। अब उसके बाद में आता है, जिस तरह से हमने लार का पीएच लिखा था उसी प्रकार अपन पितरस का पीएच देख लेते हैं। उसके बाद में पितरस का पीएच, पितरस का पीएच क्या होता है, किस प्रकार से देखते हैं, मैंने अभी पीछे बता दिया। तो देखो पितरस का पीएच होता है 7.7 तो ये किस प्रवृत्ति का होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय या उदासीन? तो ये होगा ये क्या होगा? क्षारीय, बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति या बेसिक नेचर। अब सर ये कैसे निकालता? तो मैंने अभी कुछ ही मिनट पहले बताया था कि 7 पॉइंट, जैसे कि मैंने ये उदासीन रेखा इधर से इधर जाते हैं, उदासीन रेखा से जब राइट साइड जाता है तब इसकी सारी प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इस 7.7 पीएच है तो इसकी सारी प्रवृत्ति होगी। देखो पितरस का पीएच क्या होता है? क्षारीय होता है। उसके बाद में किसी के दिमाग में आता है सर इसके सारी प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो इसका सारी प्रवृत्ति का कारण होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो पितरस का सारी प्रवृत्ति का रीजन रहता है, ये कारण रहता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। देखो पिछली बार जो पुलिस का एग्जाम हुआ था वहाँ पूछा था कि सोडियम कार्बोनेट को अन्य नाम क्या होता है। यहाँ सोडियम पटवार में कैसे, पुलिस में कैसे पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसको अन्य नाम किस प्रकार से बोलते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सोडियम कार्बोनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखो सारी प्रवृत्ति होती है किसकी? पितरस का। कितना पीएच होता है? तो 7.7 होता है। क्या ये एंजाइम का स्त्रावण करता है? तो ये नहीं करता है। तो ये किसका स्त्रावण करता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्त्रावण करता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। ये एंजाइम का स्त्राव नहीं करता है। एंजाइम का स्त्राव नहीं करता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? यह एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है। यह एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है। ये सारे किसके गुण है? ये है पितरस का। पितरस में प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय। इसका कारण क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? ये कारण तो सर इसमें सोडियम कार्बोनेट परमाणु होता है, इस कारण इसका प्रवृत्ति होती है क्षारीय होती है। तो ये एंजाइम का स्त्राव नहीं करता। तो ये क्या होता है? तो सर ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल या इसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल में 2 प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल में 2 प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मैं ऊपर लिख लेता हूँ कोलेस्ट्रॉल, ये यहाँ पर हो गया कोलेस्ट्रॉल। इसमें 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल में 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। 2 प्रकार के वर्णक। मैंने क्या बताया? कोई भी यदि आप मेरे को लगेगा ये नया बिंदु है या नया शब्द है तो मैं उसको आराम से समझा दूंगा, तो कि आपको भी ये समझ में आएगा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल में 2 प्रकार के वर्णक होते हैं। एक पहला वर्णक होता है, इसमें होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन ये वर्णक किसमें होते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल में होते हैं। कोलेस्ट्रॉल में 2 प्रकार के वर्णक होते हैं। एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। दूसरा कौन सा होता है? बिलीवर्डिन। देखो इंग्लिश में नाम है, मैंने क्या बोला ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब हमारे शरीर में एक पीलिया रोग हो जाता है।
पीलिया रोग होने का कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलीरुबिन इसकी मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि पीलिया मात्रा या पीलिया रोग होता है उसका बढ़ने का कारण क्या होता है? तो सर यहाँ होने का कारण क्या होता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हमारे शरीर में पीलिया रोग होने का कारण होता है। उसके बाद आता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन में एक शब्द आता है कि ये जो आगे टूटता है, बिलीवर्डिन जब ये आगे टूटता है तो ये बन जाता है यूरोक्रोम में। ये टूटने के बाद यूरोक्रोम में बदलता है। देखो इसके बदलने के बाद हमारे यूरिन का जो रंग, यूरिन का रंग जो हरा होता है उसका कारण क्या होता है? यूरोक्रोम होता है। यूरिन का येलो कलर, यूरिन का जो येलो रंग है वो किस कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। देखो यहाँ से एक आपको बेसिक जानकारी मिली कि नहीं मिली? हमारी यूरिन का जो कलर होता है येलो कलर होता है वो किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम कैसे बनता है? तो ये बिलीवर्डिन कोलेस्ट्रॉल होता है, जब ये टूटता है तो यूरोक्रोम बनता है। यूरोक्रोम जैसे ही टूटता है तो हमें यूरिन का जो रंग होता है वो येलो कलर होता है। इसका कारण क्या होता है? तो यूरोक्रोम होता है। यूरोक्रोम कैसे बनता है? तो बिलीवर्डिन जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो टूटने के बाद येलोक्रोम बनता है, यूरोक्रोम बनता है। यूरोक्रोम के बाद यूरिन का रंग क्या होता है? येलो कलर होता है। इस तरह से कल में भी मैंने कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। जो कुत्ते होते हैं वो जीभ बाहर क्यों निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका बेसिक जानकारी। जिस तरह से ये भी है, ये क्वेश्चन तो खैर पूछा गया कि बिलीवर्डिन टूटता तो क्या बनता है? यूरोक्रोम बनता है। यूरोक्रोम के बाद में यूरिन का रंग होता है वो किस प्रकार होता है? येलो कलर। येलो कलर होने का कारण क्या होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम कैसे बनता है? तो बिलीवर्डिन के कारण बनता है। समझ में आया यहाँ तक? तो आप सभी लोग लिखते जाओगे, साथ साथ में लिखते जाओ। उसके बाद में बिंदु हमारे आता है कि सर पित्तरस का कार्य क्या होता है? पित्तरस का कार्य, जैसे ये पित्तरस पढ़ रहे हैं उसके बाद अपन पढ़ेंगे लीवर का कार्य क्या होता है। पित्तरस का कार्य जल्दी जल्दी साथ साथ में लिखते जाओगे। पित्तरस का कार्य, पित्तरस का मेनली कार्य क्या होता है? तो भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। पित्तरस का कार्य, पित्तरस का कार्य, पित्तरस का कार्य, ये भोजन को क्या करता है? क्षारीय माध्यम में बदलता है। भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलता है। मैंने क्या बताया कि पित्तरस की प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय होती है। कौन सी प्रवृत्ति? क्षारीय। और लार की क्या होती है? तो लार की प्रवृत्ति होती है हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय। उसकी मैंने पीएच क्या बताया था? 6.5 से 6.8। देखो कोई भी जैसे एक बिंदु आपको लगे क्षारीय अम्लीय, तो आपको मैंने जैसे पीछा पॉइंट बताया तो उसको आप रिलेट करोगे। सर ने पीछे क्या लिखाया था? पीछे क्या लिखाया था? तो सर लिखाया पित्तरस का कार्य। पित्तरस के कार्य से पहले मैंने बताया कि पित्तरस की प्रवृत्ति क्या होती है? तो सर क्षारीय होती है। और लार की क्या होती है? तो सर हल्की अम्लीय होती है। अब देखो पित्तरस का कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले इसका कार्य होता है भोजन को क्षारीय रूप में बदलना। अब देखो ये क्षारीय रूप में क्यों बदलता है? पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो अमाशय में हमारा भोजन होता है वो किस माध्यम होता है? तो सर एसिडिक या अम्लीय माध्यम होता है। एसिडिक माध्यम में क्यों होता है? तो ये भोजन को गलाने में कार्य करता है। देखो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि भोजन को क्षारीय माध्यम से पहले हमारे अमाशय में जो भोजन होता है वो अम्लीय माध्यम का होता है। अम्लीय माध्यम का कारण क्या होता है? अम्लीय माध्यम में जो भोजन होता है उसका कारण होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अमाशय में भोजन किस प्रकार का होता है? अमाशय में भोजन अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अम्लीय प्रवृत्ति का भोजन, अमाशय में भोजन अम्लीय प्रवृत्ति का। अम्लीय प्रवृत्ति का क्यों होता है? क्यों अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण भोजन क्या होता है? गलता है, गलना। भोजन का गलना किस कारण होता है? इसका कारण होता है HCl। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा अमाशय में जो भोजन होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, उसका उत्तरदायी क्या होता है? मैंने क्या बताया? HCl क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल होगा तो ये इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? अम्ल होगी। ये अम्लीय प्रवृत्ति क्या करेगा? भोजन को क्या देगा? गला देगा, भोजन को गला देगा। उसके बाद में देखो पित्तरस, जैसे भोजन अमाशय के बाद में भोजन कहाँ जाता है? पित्तरस में जाता है, यहाँ छोटी आंत में जाता है। उसके बाद में जैसे भोजन पित्तरस में आता है तो इसको भोजन को ये किस प्रवृत्ति में चेंज कर देता है? तो ये क्षारीय प्रवृत्ति में चेंज करता है। जैसे क्षारीय प्रवृत्ति में ये भोजन आते ही
उसको पाचन करना होता है और इसको अवशोषित करना होता है। उसके लिए इसको क्षारीय माध्यम करना पड़ता है। जैसे भोजन आमाशय से कहाँ पर आता है, छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आने के बाद इस भोजन को पचाना पड़ता है और अवशोषित करना पड़ता है। पचाना पड़ता है और अवशोषित करने के लिए ये भोजन किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये क्षारीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखो क्षारीय रूप में परिवर्तित होने का कारण क्या मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले भोजन जैसे ही हमारे आमाशय में आता है, आमाशय में आने के बाद ये भोजन किस प्रवृत्ति में होता है, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति में होता है। कारण क्या होता है, तो ये HCl अम्ल होता है। जैसे ये अम्लीय प्रवृत्ति में होगा तो इसको उतरता ही भी कोई अम्ल होगा, तो ये अम्ल कौन सा होता है, HCl अम्ल होता है। तो सर ये क्यों होता है, तो इसका कारण होता है इसको भोजन को गलाने के लिए हमें अम्लीय प्रवृत्ति में चेंज करता है। उसके बाद में जैसे ही भोजन कहाँ से, आमाशय से किस में आता है, छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत में आने के लिए भोजन को क्या करना पड़ता है, अवशोषण करना पड़ता है और पचाना पड़ता है। अवशोषण और पचाने के लिए हमें इसकी प्रवृत्ति किस प्रकार रखनी होती है, तो क्षारीय प्रवृत्ति में रखनी होना जरूरी है। तो ये कार्य कौन करता है, पित्त रस कार्य करता है। यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ गया। इसका पहला कार्य क्या होता है, भोजन को क्षारीय रूप में बदलता है, भोजन को क्षारीय रूप में बदलता है। उसके बाद में इसका दूसरा बिंदु आता है कि ये वसा का पाचन करता है। ये दूसरा कार्य क्या करता है, वसा का पाचन, वसा का पाचन। ये वसा का पाचन कौन करता है, तो पित्त रस करता है वसा का पाचन। इसको बोलते हैं इमल्सीकरण, बोलते हैं इमल्सीकरण, इमल्सीकरण। ये ग्रुप डी में पूछा गया था कि इमल्सीकरण किसको बोलते हैं, तो वसा का पाचन करने को इमल्सीकरण बोलते हैं। इमल्सीकरण किस प्रकार से होता है कि जैसे ही फैट वसा जब का इमल्सीकरण होता है तभी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाती है। इमल्सीकरण होता है किसका, तो सर ये फैट का जब बस होता है तो ये फैटी एसिड और किस में चेंज हो जाती है, ग्लिसरॉल में चेंज हो जाती है। जैसे ये पढ़ते आपके दिमाग में आना चाहिए। यदि आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको जब वसा पढ़ाया था तब मैंने उसकी इकाई भी बताई थी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसमें फैटी एसिड कितने अणु होते हैं, 2, ग्लिसरॉल का 1 अणु होता है। लिखा है नहीं लिखा है। यदि आप हमेशा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने पहली क्लास ली उसमें मैंने पढ़ाया था संतुलित आहार के घटक, तब मैंने वसा पढ़ाया था। वसा की इकाई क्या बताई थी, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अलग से पढ़ाया था, फैटी एसिड को अलग से पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पर जब इसका इमल्सीकरण होता है तब फैट या वसा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो सर ये परिवर्तित हो जाती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किस कारण होती है, पित्त रस कुछ कार्य करता है तो वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन की क्रिया को क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण। इमल्सीकरण किस प्रकार से होता है, तो फैट वसा का टूटते हैं किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो लाइन लिखी वो अपनों को समझ में आनी चाहिए, दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद अगला बिंदु अपनों को लिखना चाहिए। ठीक है, वसा का पाचन, इमल्सीकरण किस प्रकार से, वसा फैट टूटा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये कार्य किस की उपस्थिति में होता है, पित्त रस की उपस्थिति में होता है। उसके बाद इसका तीसरा बिंदु आता है, हमारे शरीर में जो जहरीले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक पदार्थों को नष्ट करती है, टॉक्सिक पदार्थों को नष्ट करना। टॉक्सिक पदार्थ किसको बोलते हैं, तो जो हमारे शरीर में जहरी रूप पदार्थ हम लेते हैं तो उनको क्या करते हैं, ये नष्ट करते हैं, जहरीले पदार्थ। मैं आपको लिखाऊंगा लिवर भी टॉक्सिक पदार्थों को नष्ट करते हैं, और जो पित्त रस होता है वो भी टॉक्सिक पदार्थों को नष्ट करते हैं। 3 मैंने इसके कार्य लिखा है। पहले क्या लिखा है, भोजन को क्षारीय रूप में बदलता है। क्यों बदलते हैं ये मैंने आपको प्रोसेस समझा दी। उसके बाद में वसा का पाचन करते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण। इमल्सीकरण किस प्रकार से, वसा टूलती फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। उसके बाद में इसका तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट कार्य रहता है कि टॉक्सिक पदार्थों को नष्ट करता है, टॉक्सिक पदार्थों को नष्ट करना। ये किसका कार्य रहता है, ये पित्त रस का कार्य करता है। टॉक्सिक पदार्थ क्या होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं। हमारे शरीर में यदि जहर खाते हैं, जहर खाने के बाद उसको कम करने के लिए कौन कार्य करता है, पित्त रस। देखो कभी आपने सुना होगा कि जहर को खाने के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें ये पित्त रस कार्य करने में विफल हो जाता है। उसको करने में या इसकी मात्रा को कम करने के लिए जब उसकी मात्रा अपन ज़्यादा यूज कर लेते हैं तब पित्त रस कार्य करना बंद कर देता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और टॉक्सिक पदार्थ को नष्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पर बिंदु आता है टॉक्सिक पदार्थों को नष्ट कौन करता है, तो पित्त रस करता है। पित्त रस का कार्य लिख दिया। उसके बाद में आता है कि लीवर का कार्य क्या रहता है। लीवर का कार्य, जो बिंदु लिखा उसको समझा, उसके बाद में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया। यही हमारा एक उद्देश्य रहना चाहिए कि अपन सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का एक अलग उद्देश्य होना चाहिए कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चे को कितना समझ में आया, वो समझ में आया कि नहीं आया, तभी हमारा पढ़ाने का उद्देश्य सफल रहता है। पित्त रस के कार्य के बाद में आता है लीवर का कार्य। उसके बाद आता है लीवर का कार्य। देखो लीवर, जो अपन भोजन शरीर में लेते हैं, ये
पचाने का जो मेन कार्य करता है वो लीवर करता है। लीवर हमें भोजन जैसे अपन शरीर में लेते हैं, उसके बाद में आगे की प्रोसेस की अनुमति कौन देता है? लीवर देता है। अब देखो, लीवर जैसे भोजन अपन ने ग्रहण किया, अब आगे के भोजन अपन पचाएंगे या नहीं पचाएंगे, उसकी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? तो लीवर का कार्य क्या रहता है? भोजन को आगे पचाने की ये क्या करता है? अनुमति देता है या उसको प्रोसेस में लेता है। तो इसका कार्य क्या रहता है? अनुमति देता है, या भोजन को पचेगा या नहीं पचेगा। उसके बाद में इसका पहला कार्य क्या रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट कार्य रहता है, हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज़ हो जाती है। कभी आपने सुना होगा कि उसकी डायबिटीज़ या उसको मधुमेह हो जाता है, टीबी रोग हो जाता है। उसका कारण क्या रहता है? हमारे शरीर में जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाती है, उसको लीवर किसमें? ग्लाइकोजन में चेंज कर जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बार एसएससी रेलवे में पूछा गया था कि लीवर का कार्य क्या रहता है? लीवर का कार्य रहता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करती है। कभी कभी हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सी उत्क्रमणीय हो गई? अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, जो वापस मतलब जैसे ये अभिक्रिया किया, अभिक्रिया के बाद उत्पाद में परिवर्तित हुआ, उत्पाद के बाद वापस यदि अभिक्रिया बनता है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। वापस उसी रूप में परिवर्तित हो जाती है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये जब मैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से कार्य करती है। तो इसका पहला कार्य क्या बताया मैंने? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अब ये कहाँ पर होगी? किसी के दिमाग में आ गया तो ये ब्लड में उपस्थित। देखो स्टूडेंट के दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो वैसे ही मैं आपको बताता जाऊँगा। देखो ये मैंने इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो दोनों पक्षों में चलती है। अगर जैसे जब उत्पाद से या क्रियाकारक से उत्पाद बनता है उसको अगर भाग बोलते हैं, उत्पाद से वापस क्रियाकारक तो उसको बोलते हैं पक्ष अभिक्रिया। ये दोनों भागों में चलती है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये किस में परिवर्तित करता है? ग्लाइकोजन में। यदि ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित दोस्तों नहीं करेगा तो हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह हो जाती है। मधुमेह होने का कारण क्या रहता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो लीवर ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाती है। इसलिए किसी को आपने सुना होगा कि वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने से मधुमेह कम होता है। तो मधुमेह होने का कारण क्या होता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में उपस्थित होती है, वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाती, तब डायबिटीज़ होता है। तो ये इसका लीवर का कार्य क्या रहता है? लीवर का एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे जो ब्लड में उपस्थित होती है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करती है। क्वेश्चन ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एसएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? लीवर करता है। लीवर का कार्य क्या रहता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। उसके बाद इसका दूसरा कार्य आता है, इसका दूसरा कार्य आता है कि यूरिया का निर्माण करता है। देखो लीवर में किसका निर्माण होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है। लीवर में किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण। यूरिया का निर्माण। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है तो सर किडनी में किसका निर्माण होता है? यूरिन का निर्माण होता है। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? यूरिन का निर्माण होता है हमारी किडनी में। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? हमारी किडनी में होता है। देखो दोनों पॉइंट रिलेट हुए कि नहीं हुए? हमारा शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो सर लीवर करता है। और यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो सर किडनी में होता है। दो कार्य हो गए इसके। अब तीसरा कार्य आता है कि जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन जब आगे अभिक्रिया करता है तब ये हमारे शरीर में प्रोटीन की मैंने इकाई क्या लिखाई थी? लिखो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखो प्रोटीन की मैंने इकाई क्या लिखाई? तो एमिनो में लिखाई थी। एमिनो एसिड का ये क्या होता है? बहुलक होता है। इसलिए मैंने बोला है कि आप मेरी सारी क्लासें देखते जाओ और आगे पढ़ते जाओ, आपको अपने आप आनंद आएगा। जब प्रोटीन परिवर्तित होता है या अभिक्रिया करता है तब ये किस में चेंजेस होता है? अमोनिया में चेंज हो जाता है। और जैसे ही अमोनिया में चेंज होता है तो ये क्या होता है? जहरीला होता है। अब इस जहरीलेपन को कम करने के लिए ये लीवर कार्य स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हमारे शरीर में प्रोटीन टूटता है तो अमोनियम चेंज होता है। अमूल्य क्या होता है? ये विषैला पदार्थ होता है, जहरीला होता है। और उसके बाद में जैसे ये अमोनिया लीवर आता है तो अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है? ये यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यूरिया में किस में परिवर्तित कर देता है? यूरिया में। यूरिया हानिकारक है नहीं होता है। देखो लीवर का तीसरा कार्य क्या रहा? प्रोटीन। हमारे शरीर में जब प्रोटीन लेते हैं तब प्रोटीन कुछ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। अमोनिया जहरीला होता है, विषैला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। जैसे ही अमोनिया जहरीला बनता है
तो उसके बाद लीवर कार्य स्टार्ट कर देता है, अमोनिया को लीवर क्या कर किस में परिवर्तित कर देता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है, यूरिया में परिवर्तित करता है। ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। प्रोटीन हमारे शरीर में जैसे ग्रहण करता है, प्रोटीन से क्रिया करता है तो अमोनिया बनता है, अमोनिया बनते ही हमारे शरीर में लीवर एक्टिव हो जाता है कि शरीर में कुछ जहर आ गया था, जहर आते ही उसको अभिक्रिया करने के बाद उसमें यूरिया में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने आप रिकवर हो जाता है। देखो भैया कौन सा हमारा शरीर का अंग है जो अपने आप रिपेयर हो जाता है, वापस पुनः निर्माण हो जाता है, वो कौन सा हमारे शरीर का अंग होता है, वो होता है लीवर। कौन सा होता है, लीवर। अपने आप रिकवर हो जाता है। जैसे ये शरीर में किसी का इसका नुकसान होता है तो ये अपने आप निर्माण रखने में इतना कैपेबल है, यहाँ कैपेबल है कि लीवर हमारे शरीर में अपने आप क्या हो जाता है, बन जाता है। तो ये 4 कार्य इसके क्या क्या हो गए। पहले लिखा है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोज में यूरिया का निर्माण करता है, फिर यूरिन का निर्माण किडनी में होता है। ये प्रोटीन हमारे शरीर में जैसे आता है तो ये प्रोटीन यदि अभिक्रिया करता है तो अमोनिया में चेंज हो जाता है। किस कारण होता है, इसमें एमिनो अम्ल की इकाई होती है, एमिनो अम्ल कुछ टूटता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। जैसे हमारे शरीर में अमोनिया आता है या जहरीला पदार्थ आता है तो लीवर एक्टिव हो जाता है, लीवर को पता लगता है कि हमारे शरीर में कुछ जहर आ गया तो लीवर इस जहर को हटाने के लिए यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में हमारे शरीर का अवयंग जो अपने आप रिकवर हो जाता है या टूटने के बाद रिकवर हो जाता है वो होता है या लीवर। कौन सा होता है, लीवर होता है। उसके बाद में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आता है कि हिपेरिन, इसमें एक हिपेरिन नाम का पदार्थ होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। हिपेरिन 5वां इसका कार्य होता है, हिपेरिन। हिपेरिन हमारे शरीर में हिपेरिन होता है, वो लीवर में उपस्थित होता है, वो ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड को जमने से रोकता है। देखो हमारा शरीर में यदि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा यानी ब्लड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हमारे शरीर में कुछ क्रिया नहीं होगी, आदमी को जान से खतरा रहता है। उसके बाद में यदि हिपेरिन नाम का पदार्थ उपस्थित होता है तो लीवर में उपस्थित होता है, उसका कार्य क्या होता है, हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको जमने से कौन रोकता है, तो हिपेरिन रोकता है। हिपेरिन किस में होता है, तो सर लीवर में होता है। लीवर का कार्य क्या होता है, हिपेरिन को ब्लड को जमने से रोकता है। कौन रोकता है, हिपेरिन रोकता है। उसके बाद में इसका अलग टॉपिक आता है। उसके बाद आता है कि इसका और कार्य क्या होता है कि लीवर एक भक्षक के रूप में कार्य करता है। लीवर होता है वो भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। देखो भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट कौन कर रहा था, लास्ट मैंने लिखाया था। अब देखो उसके बाद लीवर भी क्या करता है, ये भक्षक के रूप में कार्य करता है। भक्षक के रूप में कैसे, हमारे भोजन में जैसे ये विषैले पदार्थ आता है उसको भी नष्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे को शरीर में कोई बैक्टीरिया आ जाता है उसको भी नष्ट कौन करेगा, ये करेगा। छठा कार्य क्या रहता है, भक्षक के रूप में कार्य करता है। यह भक्षक के रूप में कार्य करता है। तो शरीर भक्षक के रूप में कैसे करता है, भक्षक के रूप में बताऊं आपके शरीर में जैसे कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कवक आ जाता है, उनको नष्ट करता है। बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कौन करता है, तो सर हमारे शरीर का एक अंग है, लीवर करता है। ये इसका कौन सा कार्य हो गया, छठा कार्य हो गया। ये भक्षक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद में ये बॉडी में मैंने अभी आपको बताया था, पीछे बताया था पितरस का, तो ये हमारे बॉडी में टॉक्सिक को नष्ट करता है। बॉडी में टॉक्सिक को नष्ट करता है, टॉक्सिक को नष्ट करता है। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीले पदार्थों को ही नष्ट करता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि लीवर में, हमारे शरीर में लीवर होता है। लीवर में हमारे शरीर में कितने विटामिन का संग्रहण होता है या कितने विटामिनों का संश्लेषण होता है, तो लीवर में हमारे 4 विटामिनों का स्टोर होता है। लीवर में ADEK का स्टोर होता है। स्टोर होता है तब कुछ एक लीवर कार्य करता है। लीवर में ADEK का विटामिन का स्टोर होता है। ADEK, यदि आपको ट्रिक याद रखनी तो इसको लिख सकते हैं कीड़ा। क्या लिख सकते हैं, कीड़ा। कीड़ा का स्टोर कहाँ पर होता है, तो सर लीवर में होता है। उसके बाद में लीवर में कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है, तो वो विटामिन होते हैं विटामिन K और A। विटामिन K और A, विटामिन K का होता है, कभी कभी A का भी मान लेते हैं कि विटामिन K और A का संश्लेषण, विटामिन K और A का संश्लेषण ये कहाँ पर होता है, तो सर ये होता है
लीवर में होता है। लीवर में स्टोर कौन से विटामिन होता है? कीड़ा यानी ADEK का स्टोर होता है और विटामिन K और A का संश्लेषण होता है। उसके बाद आता है फाइब्रोनोजन व प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है। फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को कौन बनाता है? ये लीवर बनाता है। फाइब्रोनोजन व प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है। ये कौन बनाता है? लीवर बनाता है। लीवर का कार्य रहता है कि ये फाइब्रोनोजन व प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है। मैं इसके कार्य डिटेल में से क्यों लिखा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फाइब्रोनोजन व प्रोथ्रोम्बिन को कौन बनाता है? लीवर बनता है। यहाँ ये इसका कार्य करने का कौन सहायक होता है? तो लीवर सहायक होते हैं। इसका कार्य क्या रहता है? इसका होता है रक्त का थक्का बनाना। इन दोनों का मुख्य कार्य क्या रहता है? रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। हमारे शरीर में रक्त का थक्का कौन बनाते हैं? तो होता है फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। कौन होता है? फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं? ये लीवर। इनको निर्माण में कौन सहायक होते हैं? तो लीवर। फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। उसके बाद में आता है कि जो ये भ्रूण में होते हैं, भ्रूण में इनका कार्य क्या होता है? ये आरबीसी का निर्माण करते हैं। यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट लिखाता हूँ कि भ्रूण होते हैं, यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों में भ्रूण में आरबीसी का निर्माण, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है पलिया में, पलिया। भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? पलिया में होता है, यहाँ लीवर में होता है। भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? पलिया में होता है, पलिया। और जब बच्चों में जो ब्लड बैंक होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी ब्लड बैंक होती है, यहाँ जो रक्त बैंक होती है, सबसे ज़्यादा रक्त कहाँ पर होता है? वो भी कहाँ पर होता है? पलिया में होता है। पलिया कहाँ पर होती है? पलिया में। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि बच्चों की ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? पलिया को बोलते हैं। और बच्चों की जो आरबीसी बनती है वो उसका निर्माण कहाँ पर होता है? पलियों में होता है। इसको यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिन। यदि आपको ये अटपटा लग रहा है हिंदी में तो इसको बोलते हैं स्पेलिन। क्या बोलते हैं? स्पेलिन। स्पेलिन में किसका निर्माण होता है? तो सर आरबीसी का। स्पेलिन में किसका स्टोर होता है? तो सर बच्चों का जो ब्लड होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? तो सर ये होता है पलिया में, यहाँ स्पेलिन में इसका स्टोर होता है। किसका होता है? ब्लड बैंक का स्टोर होता है। उसके बाद में जो वयस्क होते हैं, वयस्क में जो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। वयस्क में आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा, बोन मेरो, अस्थि मज्जा में। देखो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से कि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण पलिया, यहाँ स्पेलिन में। स्पेलिन में किसका स्टोर होता है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो ब्लड बैंक होते हैं उसका स्टोर कहाँ पर होता है? तो स्पेलिन में होता है। उसके बाद में जैसे ही भ्रूण आता है तो किसी के दिमाग में आया था सर बड़ों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बड़ों में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अब यहाँ पर वर्ड आ गया आरबीसी, तो थोड़ा आरबीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ही वर्ड आया आरबीसी, तो आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? ये क्वेश्चन पिछली बार दोस्तों पटवार में पूछा गया था। जब पटवार का पिछली बार 2 एग्जाम हुए थे, एक हुआ था प्री, दूसरा हुआ था मेंस। प्री में जब ये मार्च 2016 में इसका एग्जाम हुआ था तब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीसी का जीवन काल। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल। देखो आगे डिटेल पढ़ेंगे लेकिन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। उसके बाद में आरबीसी क्या कार्य करती है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। उसके बाद में आरबीसी जैसे ही 120 दिन पूरे होते हैं तब ये लीवर में ट्रांसफ़र हो जाती है। लीवर में ट्रांसफ़र होने के बाद में ये हीमोग्लोबिन से 2 भागों में टूट जाती है। जैसे ये लीवर में ट्रांसफ़र होती है तब हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से 2 भागों में टूट जाती है। 2 भागों में
टूट जाती है। 2 भाग मैंने अभी पीछे लिखाए थे आपको, वो आपको याद होंगे। जैसे ही इसका जीवन काल 120 दिन पूरा होता है तो ये लीवर में प्रवेश कर जाती है। लीवर में आरबीसी क्या करती है, लीवर में आरबीसी हीमोग्लोबिन को 2 भागों में तोड़ देती है। आरबीसी हीमोग्लोबिन को, देखो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, मैंने 10 बार बता दिया है। हीमोग्लोबिन को 2 भागों में टूट जाती है या 2 भागों में तोड़ देती है। तो 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक बिलिरुबिन होता है और यूरोक्रोम होता है। बिलिरुबिन और यूरोक्रोम, बिलिरुबिन और यूरोक्रोम। अब देखो बिलिरुबिन मैंने क्या बताया था, हमारे शरीर में जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा रोग होता है, ये होता है पीलिया रोग। कौन सा रोग होता है, पीलिया। और यूरोक्रोम की उपस्थिति क्या, ये यूरिन में चेंज हो जाता है। और यूरिन में जैसे ही चेंज होता है तो हमारे शरीर में जो यूरिन होता है उसका रंग क्या हो जाता है, तो सर येलो हो जाता है। क्या हो जाता है, येलो। तो आज हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया, तो सबसे पहले आज हमने पढ़ लिया लार ग्रंथि पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ लिया लीवर, यकृत पढ़ लिया। लार ग्रंथि में जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे वो सारे बता दिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे बता दिए। उसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट सबसे टॉपिक पढ़े थे, एक टाइलिन पढ़ा था, एक लाइसोसोम एंजाइम पढ़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि टाइलिन का क्या कार्य रहता है और लाइसोसोम का क्या कार्य रहता है। उसके बाद आता है लीवर आता है। लीवर में हमने सबसे पहले पढ़ा लीवर की आकृति क्या होती है, लीवर का जीवन काल कितना होता है, यहाँ लीवर का हमारे वजन कितना होता है। उसके बाद आता है कि लीवर किस प्रकार से बना होता है और लीवर हमारे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर में। उसके बाद पढ़ा कि लीवर का कार्य क्या रहता है। लीवर के कार्य से पहले हमने पढ़ा था कि पित्तरस का कार्य क्या होता है। लीवर का सबसे बड़ा कार्य क्या रहता है, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ पर होती है, ब्लड में होती है। यदि वो ग्लाइकोजन चेंज नहीं करेगी तो हमारे शरीर में मधुमेह रोग होने का खतरा रहता है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि आरबीसी, पिछली बार पटवार में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्री में कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जैसे ही आरबीसी लीवर में चेंज हो जाती है, आरबीसी लीवर में चेंज होते ही हीमोग्लोबिन को 2 भागों में टूट जाती है, हीमोग्लोबिन को 2 भागों में तोड़ देती है, 2 भागों में तोड़ देती है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं, तो इसके 2 भाग होते हैं। एक होते हैं बिलिरुबिन, मैंने पीछे बताया कि बिलिरुबिन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में पीलिया रोग हो जाता है, हमको पीलिया रोग हो जाता है। उसके बाद में यूरोक्रोम, एक आता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम तो यूरिन में चेंज हो जाता है तो हमारे यूरिन का रंग क्या हो जाता है, यूरिन का रंग हो जाता है तो सर येलो रंग हो जाता है। क्या हो जाता है, येलो रंग हो जाता है। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आएगा अग्नाशय, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज अपन इस टॉपिक को यहीं तक रखें। तो दोस्तों आपको यदि हमारी ये क्लास अच्छी लग रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों कोरोना समय है तो अपने आसपास सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। हमारा चैनल यदि आपको नहीं मिल रहा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, सुरेंद्र एकेडमी सर्च करेंगे, वहाँ पर मेरा प्रोफाइल पिक लगा होगा, उसको आप जाके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।